नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दृढ़ता पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से यहाँ पर बताया हुआ है कि आप लोगों की यहाँ पर जो है 2024 की परीक्षाओं को लेकर के स्पेशल रिवीजन क्लासेज यहां पर आप लोग के लिए चलाई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने ऑलरेडी आप लोग को अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक आप लोग को कंप्लीट करा दिया। अब हम आगे जो है आज से क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से शुरुआत कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ते हुए और अब पॉलिटी को धीरे धीरे हम लोग उस अंजाम तक ले जा रहे हैं जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा। देखिए, अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हो, चाहे आप 17वीं बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आपके सामने, उसकी भी नोटिफिकेशन आने वाली है बहुत जल्द। और इसके अलावा अगर आप किसी भी अन्य राज्य से यहां पर तैयारी करें तो भैया बिल्कुल ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। ये जो मैं क्लास लेकर के आया हूं, ये मैं एम लक्ष्मीकांत जैसे महत्वपूर्ण बुक्स और साथ ही साथ आप लोग के लिए जो जान होती है, जो शान होती है, क्या कहते हैं उसे भैया, आपका पूर्वालोकन। जी भैया, जो पूर्वालोकन होता है उसके चुनिंदा प्रश्नों को, एम लक्ष्मीकांत के ज्ञान को मैं यहां पर आप सभी के सामने क्या बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो चलिए अब समय ना गवाते आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इससे पहले क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल तरीके से इससे ही बढ़िया क्लास आपको लगेगी। ये भी बढ़िया होने वाली, सब बढ़िया होती है भैया, क्योंकि कुछ भी मैं खराब करना हूं नहीं, क्योंकि आने से पहले खुद को इतना प्रिपेयर करता हूं कि आप अगर मेरी क्लास देख करके जाएं तो आप ये कहे कि हाँ, जो मैंने समय यहां पर दिया वो मेरा समय एक एक सेकेंड मेरा वसूल हो गया। ठीक है, तो चलिए, यहां तो कोई पैसा लगा नहीं हो लेकिन फिर भी वसूल होगा, क्योंकि समय भी एक मनी है। ठीक है, चलो आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आप सभी लोग के सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। चलिए भैया बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको यहां पर इस चीज अब मैंने टॉपिक ही जब शुरुआत किया है तो आप लोग समझ होंगे। तो भैया, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है आपके संविधान के भाग 5 में, जी भैया, संविधान के भाग 5 में जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है, जहां अनुच्छेद 52 ये कहता है, जी भैया, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा। और ऐसे हम लोग अन्य अनुच्छेदों के बारे में जो इससे संबंधित है प्रश्नों के जरिए समझते चलेंगे, इससे आप लोग को पूरा ओवरव्यू मिलेगा। तो अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, जो आपके संविधान के भाग 5 यानी कि केंद्रीय जो सिस्टम है उसके अंतर्गत भाग 5 आता है, वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है। ओके, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर और क्या बताऊं, आप लोग प्रश्नों से सब कुछ सीखोगे, सब कुछ, बस वेट एंड वॉच। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति हैं, आपको पता है कि पूरी देश की कार्यभार इन्हीं के नाम पे हो रहा है, तो इसके पास भैया शक्तियां होगी, पावर होगा, तभी तुम कर सकते हो। जब पावर तुम्हारे हाथ में हो, नहीं कर सकते। तो वो अपनी शक्तियां का उपयोग कैसे करता है? मंत्रियों के द्वारा करता है सीधे, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या मंत्रिमंडल के द्वारा। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया, यहां पर इसका सही जवाब यह होगा क्या, बी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अनुच्छेद 53, जी भैया, यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 53, इसका क्या भैया, सब सेक्शन 1 यानी कि सब क्लाज 1, अनुच्छेद 53 1 ये कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, संघ की सारी जो कार्यपालिका शक्ति है उसके पास होगी, लेकिन वो खुद नहीं करेगा। वो जो है ये अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा, और क्या या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी कि संविधान के अनुसार करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब यार खुद तो उठ के जाएगा नहीं करने, इन्हीं के द्वारा करेगा ना। समझ गए, क्लियर, एकदम अच्छे समझ में, एक एक पॉइंट में यहां पर क्लियर करते चल रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला ही प्रश्न है ना भैया, कहीं ज्यादा तो देर नहीं, बट हाँ चलो। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। चलिए बताइए। चलिए भैया, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, इसका सही जवाब पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसका सही जवाब है क्या, ए सही है परंतु आर गलत है। आप बात समझिए, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद जो 53 है, ठीक है, उसका दूसरा क्लॉज, उसका अनुच्छेद जो यहां पर क्या है भैया आपका, माफ करेगा, अनुच्छेद 55, क्या नाम है यहां पर जो आपके रक्षा बलों के संबंध में है।
ओके, यहां पर अनुच्छेद 53 के तहत ही है, ठीक है, समझ रहे हो। उसमें क्या मैंने बताया था कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो यानी कि कथन ए क्या कह रहा है, बिल्कुल बात सही है कि भैया वो देखो उसकी सारी शक्तियां जो है आपका होता है वो आपकी क्या होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर नहीं होता, बिल्कुल भैया ऐसा नहीं है। हर चीज से हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस बहुत किया गया। अगर आप भारतीय संविधान को समझेंगे तो भारतीय संविधान पूरी तरह से चेक एंड बैलेंस पर बना है, ठीक है। तो यहां पर ये दूसरा कथन बिल्कुल तरीके से भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सी दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। क्लियर, चलो प्रश्न को अच्छे समझ गए ना। मैं दरअसल इसलिए रुका था कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा खुद से समझें। मैंने ऑलरेडी इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि अब आप अगर एक बार भी सही से पढ़ें तो दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभा मिलाकर बनता है। चलिए बताइए भैया, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सब प्रश्न है, बताइए क्या होता है, कैसा होता है। हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करने वाले, ठीक है। तो देखो भैया, यहां पर आप लोगों को पता है जो आपके संविधान का जो आपका नाम है अनुच्छेद 55, आपके संविधान का जो अनुच्छेद 55 है उसका जो सब क्लॉज 3 है वो आपके क्या भैया, वो ये कहता है कि जो आपका प्रधान राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो किस प्रकार से अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। लेकिन वही क्या कह रहा है कि एक निश्चित व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो यहां पर भैया देखो क्या होगा, सी, क्यों जी भैया, हमारे संविधान में जहां अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत यह बताया गया है कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा, वही अनुच्छेद 54 जो ये किन किन को सम्मिलित करना है इस चुनाव में, यानी कि प्रतिनिधित्व मंडल क्या होगा इस चुनाव के लिए, वो जो है अनुच्छेद 54 बात करता है। जहां 55(3) आपके जो है किस प्रकार से चुनाव होना इसकी बात करता है, वही अनुच्छेद 54 जो है किन किन लोगों को इस चुनाव में सम्मिलित किया जाएगा उसकी बात करता है, ठीक है। तो यानी कि कथन और कारण सही है, स्पष्टीकरण है। और कौन सा अनुच्छेद इसे एक्सप्लेन करता है हमारे संविधान में, ये भी आपने देख लिया। दिल्ली तथा पुडुचेरी, आपको पता है ये दो केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। देखिए एक चीज आप समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी निर्वाचित ही हमेशा जाता है। एक दिमाग में रख लेना कि केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेता है और कोई नहीं लेता है, ठीक है। बाकी अन्य प्रश्नों के जरिए हम समझेंगे, आप जानेंगे, ठीक है। तो भाग लेने कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत भैया किया गया था, तो देखिए वो संविधान संशोधन आपका कोई और नहीं बल्कि भैया 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में पास हुआ था। कब भैया, सन और संशोधन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और किसके लिए है ये जान लेना। 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में पास हुआ था, जिसके द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित राज्यों को आपके निर्वाचित, फिर से कह रहा हूं, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है, जवाब दीजिए। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अपना पद करने 5 वर्ष तक रहेंगे। उत्तराधिकार ने कार्यकाल समाप्त वह पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति पद से चुनाव आवश्यक हो जाना चाहिए। चलिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहां पर एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखो भैया यहां पर जो इसका सही जवाब है वो क्या है, आपका जो सही नहीं वो आपका ए है। क्यों, क्योंकि भैया आपका निर्वाचक मंडल, अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको कौन से अनुच्छेद की बात कर रही, अनुच्छेद जो है आपको मैंने इससे पहले प्रश्न में अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 क्या बताता किन किन को रखना है। अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ कमी हो रही, यानी कि अनुच्छेद 54 के अनुसार जो चीज कहा गया है उसमें अगर कोई कमी दिख रही कि कोई सदस्य नहीं है जिनको सम्मिलित होना चाहिए, तो इसके आधार पर आप पूरी चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। यानी कि मान के चलो कि जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश से जो है 403 जो है क्या नाम है, और बिहार से शायद 288 है कि 200 कुछ है, ठीक है, मतलब ऐसे ही है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसमें से मान के चलिए अगर 2-3 नहीं है तो मतलब निर्वाचन मंडल पूरा नहीं हुआ ना, तो इस आधार पर हम चुनाव रोक देंगे, नहीं भैया चुनाव होगा,
वो चीज होगा, क्योंकि अनुच्छेद 54 इनकी बात करता है, लेकिन उसके कम होने पर हम नहीं रोक सकते। पदभार गण का देखो भैया, अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है, अनुच्छेद 56 ये कहता है, अनुच्छेद 56 ये देखना, अनुच्छेद 56 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपने पदभार ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। और ये बात आगे बढ़ती है कि उत्तराधिकारी आने तक वो अपने पद पर रहेगा, और उसकी कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराकर नया राष्ट्रपति चुन भी लेना है। ये सारी बात आपके संविधान में स्पष्ट रूप से इसके भाग 5 के अंतर्गत उल्लेखित है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाए तो उसके लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे आप चुनाव देखते हैं, जब चुनाव होता है तो एक प्रस्तावक अनुमोदक होता है। ये क्या करते हैं, ये एक व्यवस्था बनाई गई कि कोई भी आकर के ऐसे मतलब नहीं है कि एक कोई भी इंसान जा करके चला जाए जो है मतलब जिसका इंटरेस्ट नहीं है। चुनाव सब लड़ सकता है, सरकार में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन एक होता है इंटरेस्टेड पर्सन, एक होता है ना जो वास्तव में उसके लिए ठीक हो वो पर्सन जाए। तो इसके लिए अनुमोदक प्रस्तावक की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर देखो है क्या, 50 निर्वाचकों और 50 जो है क्या भैया, 50 निर्वाचकों और 50 जो है आपके अनुमोदक की आवश्यकता होती है। आपके किसके लिए भैया, राष्ट्रपति का पद के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए। साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए भी भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं। ये रिजर्व बैंक में जमा पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुल जो मत मिले हैं उसका 1/6 भाग मत भी नहीं मिलता है तो आपको 15,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो समझ गए, 50-50 होते हैं। लेकिन एक चीज बहुत ही ध्यान से यहां पर फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर आपको 15,000 रुपए भारतीय रिजर्व बैंक में करते, अगर आपको 1/6 भाग जितना मत मिला है वो नहीं मिलता है तो आपकी 15,000 जो जमानत राशि वो जब्त हो जाती है। ये भी जाने रहना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। चलिए भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोनों कथन का जवाब दो। देखिए भैया फिर बता रहा हूं, बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों से, ऐसे प्रश्नों से आपकी पूरी तैयार करा दे रहा हूं ना। अगर आप इसमें से एक एक प्रश्न सही जवाब दे रहे हैं, मेरे बताए गए तथ्यों को आपको लग रहा है कि हाँ ये पता है, यकीन मानो तुम एकदम तैयार हो, बस अब अच्छे से लगे रहो। ऐसे क्लासेस जाने वाले हैं, फटाफट देखते रहो, ठीक है। बाकी जो पहले क्लासेस अगर नहीं देखो तो देख लेना जाके, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, तो देखो भैया प्रत्येक एमएलए का वोट अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य से अधिक होता है। देखो भैया यहां पर इसका जवाब होगा केवल एक। देखो ये आप समझ लेना कि एमएलए का जो वोट होता है यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के जो वोट होता है ये अलग अलग होता है, लेकिन लोकसभा के और राज्यसभा के भैया जो आपके वोट होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कि जो यहाँ पर वोट का मत होता है एक समान होता है, जो 708 आता है। कितना, 708 यहाँ पर निकल करके आता है, ठीक है। ये आप अच्छे से जान लेना। आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जैसे क्या होता है, लोकसभा का मत या मतलब संसद का मत निकालने के लिए क्या होता है कि विधानसभा के जो निर्वाचित मतलब क्या नाम है जो आपके एमएलए उनके मत का मूल्य बटे जो की संख्या और बटे जो है आपका कितना संसद में लोगों की संख्या। तो जब ये करते हो क्योंकि यहाँ समान होते हैं इसलिए राज्यसभा और लोकसभा का मत समान आता है। लेकिन जब हम लोग इसको काउंट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव तो वहां पर सीट अलग होते हैं, वहां पर जनसंख्या अलग होती है, तो इसलिए वहां पर डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, इतना मैं बेसिक सा जो है उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं, ठीक है। समझ गए, बहुत ही आसान होता है। राज्य की जनसंख्या क्या भैया, राज्यों को एमएलए का राज्य की जनसंख्या बटे क्या कर देते हैं हम लोग, राज्य की जनसंख्या और बटे हम लोग क्या कर देते हैं भैया कि वहां पर कुल कितनी जो है क्या नाम है निर्वाचित सदस्य कितने हैं, निर्वाचित सदस्य कितने यहां पर हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा भैया 100। तो आप लोग के एमएलए का वोट आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपका एमएलए का वोट आ जाता है कि उसका मत कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और वहीं भैया फिर हम क्या करते हैं, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के मत का कुल योग, ठीक है, सभी राज्य के कुल योग एक तरफ, फिर उसके बाद संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दो, हमेशा वैल्यू सेम आएगा। क्योंकि जब भैया कुल मत जोड़ दे रहे हो, एक कर दे रहे हो, फिर भाग दोगे तो वही आएगा भैया, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। बहुत ही आसान सा एक चीज दिमाग में रखना। और कितने लोग पिछले प्रश्न के बारे में जानते ही नहीं रहे होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं क्योंकि भैया ऐसी क्लासेज हर कोई नहीं लाता। यहां पर मैं क्लास से ज्यादा होमवर्क करता हूं कि क्या वास्तव में है जो आपको जानने की जरूरत है, जहां से आप अपने आप को फेल होने से बचा सकते हो। मेहनत होती है यार क्लास के पीछे, आप लोग को नहीं समझ में आएगा।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, बताइए, पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, राज्य विधानमंडल निम्न सदन या राज्य विधान उच्च सदन का, या फिर बताइए क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया देखो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 54 आपको क्या बताता है निर्वाचक मंडल के बारे में कि कौन कौन होगा। तो भैया उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब वो किसी भी राज्य का उच्च सदन माना जाता है, तो इसीलिए भैया अगर उच्च सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जहां तक मुझे पता है वो शायद चुनाव नहीं लड़ते हैं और विधान परिषद के द्वारा ही ज्यादातर चुन करके आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। शायद हमारे उत्तर प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री, ये भी शायद विधान परिषद के ही सदस्य हैं। और कई बार तो जैसे अखिलेश यादव हो गए, मुख्य मतलब कई लोग मैं देखा हूं जो है बने हैं तो शायद चुनाव बिना लड़े हुए, से मनमोहन सिंह को ले लीजिए, राज्यसभा से गए हैं। तो ये सब प्रक्रिया है, मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कैसे क्या होता है, बाकी उन सब से क्या मतलब यार, हमें हमें बस प्रक्रिया से पता लगे, क्योंकि यहाँ से नंबर मिलेगा, यहाँ से नंबर मिलेगा, नौकरी मिलेगी, बाद में जा करके इन्हीं लोग के आगे काम करना है यार। तो चलो ठीक है, वो अलग है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भैया, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी बात कर रहा है कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी चाहिए, सदस्य उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। बताइए, उसे जन्म से या भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया देखो आपके अनुच्छेद 58 के सब क्लॉज वन में, अनुच्छेद 58 के सब क्लॉज वन में उसकी 3 योग्यता रखी गई है, लेकिन उनमें से एक योग्यता, ये दूसरा गलत है, तो पहला और तीसरा सही होगा। इसमें स्पष्ट रूप से संसद नहीं लोकसभा की बात की गई है। जब हम संसद कह देते हैं भैया तो उसमें हमारा लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी आ जाता है, जो भैया मामला गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो लोकसभा के योग्यता, अगर सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, भारत का जन्म हो और 35 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया हो, तो अनुच्छेद 58 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये योग्यता के साथ वो भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, बताइए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, भैया जवाब दीजिए। चलिए बताइए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भैया बहुत ही आसान है, इसे आप लोग रट लेना। उसका क्या होता है, अपने क्या, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर ना भैया। देखो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि देखो अनुच्छेद 56(1) ये कह रहा है, 56(1) ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, जी भैया, अनुच्छेद 56 का सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्याग पत्र क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। वहीं अनुच्छेद 56(2) ये कहता है कि उपराष्ट्रपति इसके बारे में सूचना तुरंत लोकसभा को देगा, ठीक है। तो ये दोनों क्लॉज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत बताएगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, बताइए। यहां पर 3 कथन है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में लगाया सकता है, संविधान के उल्लंघन महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताइए, यहां पर उसके देखिए जो यहां पर भी अनुच्छेद जो आपका है 61, अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग चलाए जाने से संबंधित है। इसीलिए मैं एक एक अनुच्छेद आपको बताते चल रहा हूं भैया कि कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुच्छेद 61 जो है आपको महाभियोग पर चलाए जाने से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए भैया आप लोग गलती मत करना। तो चलो बताओ यहां पर क्या होगा। तो देखो भैया यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब कोई
कि देखो यहाँ पर केवल लोकसभा में नहीं, किसी भी सदन में हम भैया जो है उनके खिलाफ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति पर जब हम महाभियोग लगाएंगे तो किसी भी सदन में हम जो है इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा सदन उस आरोप को क्या अन्वेषण करेगा, ठीक है, अगर करेगा मतलब उस चीज को स्वीकार करेगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार मिलेगा। तो यहां पर ये चीज बातें की गई, तो यानी पहला कथन आपका गलत होता है, महाभियोग लगाया जा सकता है और एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, तो केवल 2 और 3 जितने लोगों ने जवाब दिया उस सही कर लीजिए। ऐसा नहीं केवल लोकसभा, राज्यसभा से भी जो है इस प्रक्रिया को हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है कि वहां पर जो उपस्थित लोग होते हैं वो उस चीज को सदन में जो है रखते हैं, फिर उसको जो है वहां के क्या नाम है 1/3 सदस्यों द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद जो है साधारण बहुमत से उसे पास किया जाता है, फिर वो अगले में जाता है। तो इन सब प्रक्रिया के बाद जो है इसीलिए एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया का इसे पूरा जो है कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग के सामने, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट पढ़िए भैया, आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए भैया जवाब देते रहिए, फटाफट बताते रहिए इसका क्या होगा। तो यहां पर जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, जब भैया राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कौन भैया आकर के संभालता है। जब भैया कोई नहीं होगा तो उस स्थिति में आपके जो है कौन संभालते हैं, आपके मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है आपके क्या बन जाते हैं, कुछ उस समय तक नए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के आने तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल संभालते हैं, ठीक है भैया। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझे होंगे, ठीक है, क्लियर। आपको पता अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जब महाभियोग चलाया जाएगा तो उसमें आपको पता है कि राष्ट्रपति के ऊपर क्या हो जाता है, वो काफी अपने आप को दूर रखना पड़ता है, ठीक है, उस प्रक्रिया में से। अगले प्रश्न है कि चले यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं, बताइए। अनुच्छेद 79, 123, 86 वन, अनुच्छेद 111 ये राष्ट्रपति से संबंधित है, तो बताइए कौन सा किससे संबंधित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ABCD दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए अनुच्छेद 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए क्या शक्ति रखता है, अध्यादेश जारी करने की जो है क्या रखता है, शक्ति रखता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, आपके क्या नाम है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं बी का वन आपका कहाँ है, सी में, और कहीं पर है नहीं है। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग को जवाब मिल गया, बहुत मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, हम लोग को जवाब मिल गया। लेकिन और जानते हैं अनुच्छेद 79 ये कहता है कि जो आपका राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक संगठन भाग होता है, यानी कि आप अगर संसद की बात करेंगे तो संसद के संगठन का जो पूरी संगठन होता है उसमें राष्ट्रपति भी मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका जो है ये अनुच्छेद 86 ये कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति क्या करता है, संबोधित। जब राष्ट्रपति क्या करता है, जब नया सत्र लगता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और उस संबोधन को तैयार कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद तैयार करती है, दिमाग में रखे रहना। और अनुच्छेद 111 ये कहता है कि भैया कोई भी हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बनेगा, क्योंकि उसके एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है, जो अनुच्छेद 111 कहता है। तो यानी कि सी इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है, ठीक है, समझ गए। चलो बहुत ही डिटेल में मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूं समझ गए। कौन सा वीटो अधिकार भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, बताइए, बताइए यहां पर कौन सा वीटो है जो भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही, देखिए पॉकेट ब्यूटो तो है, पॉकेट ब्यूटो है। पॉकेट ब्यूटो एक चीज ध्यान रखना कि पॉकेट ब्यूटो आपका लगता है तो उसमें क्या होता है, पॉकेट ब्यूटो होता है कि मान के चलो कोई आपके वीटो शक्ति जो है, आपके पता है जो वीटो शक्ति है वो आपको संविधान में दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ये आपको जान के चलना है,
ठीक है, हाँ। पॉकेट वीटो दिया गया है, आत्यांतिक वीटो दिया है, निलंबनकारी, लेकिन विशेषता वीटो नहीं दिया गया। देखो जो नहीं है भारत के राष्ट्रपति के पास वो आपका सी है। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। पॉकेट वीटो क्या होता है कि मान के चलो, अभी मैंने बताया ना अनुच्छेद 111, उसके अनुच्छेद 111 जो है ये तो है ही, लेकिन अनुच्छेद 111 पता है क्या कहते हैं उसे, वीटो शक्ति के बारे में भी बताता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा हड़बड़ा रहा हूँ। ठीक है, माफ करिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका क्योंकि पता एक एक मिनट से बहुत किफायती है, इसलिए मैं एक एक चीज को जो है एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहता हूँ, समय कम लेना चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा क्षमा लड़बड़ा, लेकिन चलो ठीक है। अनुच्छेद 111 जो है आपके वीटो शक्ति से संबंधित है। पॉकेट वीटो क्या होता है कि यहां पर मान के चलो कोई आपका क्या नाम है दोनों सदनों से चीजें पास होकर के आई, लेकिन राष्ट्रपति उस पर कुछ नहीं करा, उसे अपने पॉकेट में रख लिया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लेकिन इसके बारे में एक चीज जान के चलिए, अगर कोई संविधान संशोधन पास होकर के आया है, कोई संविधान संशोधन अगर पास करके आया है, तो वहां पर भैया आपका पॉकेट वीटो नहीं लागू होता, यानी कि उस पर आपके राष्ट्रपति को क्या होगा, जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका निलंबनकारी और आत्यांतिक वीटो भी इसके पास, हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास उपस्थित है। ठीक है, चलो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया अनुच्छेद यहां पर जो है आपका 72, अनुच्छेद 72 आपको जो है ये आपको देता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्षमा दान कर देगा। क्षमा दान के लिए 5 तरीके हैं। एक तो आपका क्षमा है, अभी मैं 4-5 बता देता हूं। एक आपका क्या है, लघुकरण है। एक आपका क्षमा है। एक आपका क्या है लघुकरण है। फिर आपका परिहार है, विराम है, परिहार है, विराम है। ठीक है, परिहार है, विराम है। और एक आपका क्या है, प्रति प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें यही होता है भैया कि एक क्षमा में तो पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या होता है कि दंड का प्रकार जो है बदल दिया जाता है। ठीक है, दंड का प्रकार बदल दिया जाता है। परिहार में क्या होता है, दंड का प्रकार ना बदल करके उसे कम कर दिया जाता है। विराम में क्या होता है, विराम और प्रविलंबन में, कि विराम में क्या होता है कि वहां पर जो उसे क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति की वजह से उसे जो है माफ कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये पांचों जो है आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो भैया ये प्रश्न आप अंतिम चीज जान लो, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आते हैं कि कुछ देखिए आपको पता है अभी तक हमारे भारत में कुल 15 राष्ट्रपति हुए। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति है। कुछ नाम जान लीजिए। जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक जो है सर्व करने वाले, सबसे कम समय तक रहे। और उसके बाद यहां पर फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो नाम आपको, एक तो सबसे कम तक जाकिर अली ने किया, लेकिन ये दो नाम इसलिए क्योंकि दोनों राष्ट्रपति रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वराहगिरी वेंकटागिरी, ये वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में हमारे देश के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी, जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, ये सब क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, जो चीफ मिनिस्टर के बाद क्या भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी शायद पहली आदिवासी महिला बनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों पहले क्या थे, गवर्नर थे, जो लास्ट हुए 14वें 15वें, ये गवर्नर थे जो बाद में हमारे देश के क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक क्या होता है भैया, एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। चलो बताओ भैया जिसके सदस्य कौन होते हैं, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए जिसके सदस्य कौन होते हैं। चलो भैया जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया है, केवल निर्वाचित और दोनों सदनों के सदस्य, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। जी भैया, उपराष्ट्रपति में भी एक चीज ध्यान होता है, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, पहली चीज। संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें भी क्या केवल निर्वाचित। ठीक है, और इसके लिए भी क्या होता है, अगर आपको उपराष्ट्रपति का लड़ना है तो 20 प्रस्तावक,
20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और साथ ही साथ क्या भैया आपको 20 अनुमोदक के साथ आपको क्या करना पड़ता है, 15,000 रुपए की जमानत राशि आपको भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करनी होती है। ठीक है, आगे और चीज जानेंगे कि क्या कैसे कौन लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति संबंधित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, चलिए बताइए। सही नहीं है पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, किसी राज्य की विधायक के इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, और उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जाता है। ठीक है, बताइए। चलिए भैया, जनता का सदन माने लोकसभा होता है, कंफ्यूज मत होना वरना बहुत लोग यहां पर इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि सर ने क्या ये जनता का सदन मतलब क्या होगा, बहुत इसीलिए देखो प्रश्न को थोड़ा सा केवल ट्विस्ट दिया गया है कि तुम कितने समझदार हो वही देखने के लिए। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, मैंने अनुच्छेद नहीं बताया था। देखो ये अनुच्छेद 66(1) है जो ये बताता है कि कौन कौन भैया उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाती है यार। अनुच्छेद बताना ही तो मतलब है, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में अनुच्छेदों से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो यहाँ पर देखो क्या है, इसके लिए यहाँ पर जो सही नहीं है वो आपका पहला और चौथा है, यानी कि जो सही नहीं है वो 1 तथा 4 है। बाकी देखो क्या होता है, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरा, उसके ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, उसे साधारणतः बहुमत द्वारा, जी भैया, उसे मतलब साधारणतः बहुमत द्वारा जो है उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। उसे साधारणतः बहुमत द्वारा जो है उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो आपके राज्यसभा का सदस्य होने की जो आपकी चीजें होनी चाहिए वो अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत बताई गई हैं। कौन से अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत कि अगर उसे उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके पास वो क्या होना चाहिए कि जो है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और जो ये भी कहता है अनुच्छेद 64, फिर ये कहता है, देखो 66 हो गया, 64 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, वो आपके राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, समझ गए। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलो भैया, तो एक एक चीज समझ रहे हो ना, यहाँ पर महाभियोग, देखो महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ और किसी के लिए नहीं हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। चलो बताओ भैया, अभी मैंने खैर इसके बारे में बता भी दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो भैया राज्यसभा यहां पर जान लेना, राज्यसभा मैंने बताया ना कि राज्यसभा में उसे जो है क्या कर सकते हैं, उसे साधारण बहुमत या प्रस्तुत बहुमत द्वारा उसे उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, ओके, समझ गए। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उसे भैया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो है चुना जाएगा, लेकिन उसे हटाया राज्यसभा द्वारा जाएगा। उसके चुनाव में दोनों सदन भाग लेते हैं, लेकिन ये देखो राज्यसभा में इसे जो है ऐसा देखिए राज्यसभा में यहाँ पारित हो गया, तो ये भी पूछ सकता है क्या इसके बाद जो है लोकसभा में जाने की जरूरत है कि नहीं। देखो भैया, इसके बाद लोकसभा सहमत हो ये भी जरूरत है, ये पॉइंट मत भूलना, वरना यही ये ट्विस्ट है। वरना आप लोग आप लोग सोचोगे राज्यसभा की जरूरत, लोकसभा राज्यसभा का मैटर लोकसभा की जरूरत है कि नहीं, है लोकसभा सहमत तो ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट होता है। जब लोकसभा सहमत हो जाता है इस पास होने के बाद तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया, ये आपका खत्म। अब हम लोग आगे जो है अब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। अब इस क्लास को ही समाप्त करता हूं, बहुत लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए। अब भैया ऐसे आप लोग का आगे बढ़ता रहेगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, फिर से तरीके से धीरे धीरे मैं पूरा खत्म करता जाऊंगा। अब समय नहीं बचा है, जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से हम लोग क्लास करेंगे और जल्दी जल्दी चीजों को यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही पिछली क्लासेज नहीं देखा देख लीजिए, और इससे ज्यादा मजेदार और शानदार आगे भी क्लास होती रहेंगी। थोड़ा सा हाँ, मैं जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा, क्योंकि मैं समय को बहुत मेंटेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जान रहा हूँ कि एक एक चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए एक एक मिनट बहुत किफ़ायती हो रहा है। तो मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को भी समाप्त करने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लगी। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप उन्हें शेयर करिए। यहाँ पर लक्ष्मीकांत पूर्वालोकन जैसी महत्वपूर्ण किताबों का पूरा ज्ञान मिल रहा है, साथ ही साथ विस्तृत और अनुच्छेदवार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी
क्वेश्चन में घुमा कर या स्टेट पीसेस में जो अनुच्छेद को लेकर के ज्यादातर प्रश्न आते हैं उससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए उसके सब क्लॉजेज भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे। ठीक है, ओके, चलो बाय।